Good morning, students. Once again, we are here for our English class. Previously, we have studied two poems, if you remind it. First one is Noble Nature, and second one was Boy's Song. So now we move on to our next one. As you can see, the name of the poem is The Seven Ages of Man. This poetry is composed by one of the biggest legends of English literature, William Shakespeare. In this poem, he has, into his words, described a journey of a man, and rather I would like to say that he had picturized, or you can say symbolized, each and every ages of a man. एक ऐसे इंसान की जिंदगी जो वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, अ जर्नी ऑफ अ मैन्स लाइफ इसमें बताई है। किसी भी इंसान का जो सफ़र होता है जीवन का, द जर्नी ऑफ लाइफ बिगेन्स विथ बर्थ, जन्म के साथ शुरू होता है, और वहाँ से लेकर के फ्रॉम दैट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट ऑफ डेथ तक जितने किरदार, जितने पात्र वो उस जीवन रूपी रंगमंच पे, ऑन द लाइफ स्टेज ही परफॉर्म्स। हम नाटक में देखते हैं, कोई पात्र होता है, कैरेक्टर होता है, वो आता है, वो चला जाता है, दूसरा आएगा, चला जाएगा, तीसरा आएगा, चला जाएगा, एंड सो इज द ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, उसके नए 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 रूप आते रहते हैं और पुराने रूप से वो निकलता रहता है। इस पोएम में, इन दिस पोएम, he has described, as you can see in the name itself, it's written the 7 ages of man. इंसान की 7 आयु, 7 जीवन। तो शुरू कहाँ से होता है? The first starts with the birth. पहला जन्म लेता है, वो जन्म लेता है तो वो क्या करता है, उस आयु में क्या करता है? पहली, द फर्स्ट थिंग ही डज इज ही क्राइज, वो रोता है। सी यू कैन यू जस्ट इमेजिन दैट वो रोने में भी कुछ मांगता है। हैव यू सीन द मिरेकल ऑफ गॉड? भगवान का चमत्कार कैसा है? वो बोल नहीं सकता, लेकिन बाय दैट म्यूइंग वो रोता है। क्या करता है वो अपनी माँ को बुलाता है, उसकी उम्मीद है, वो माँ को बुलाता है, माँ आ जाती है। दिस इज द फर्स्ट एज कि वो अपने नवजात शिशु जिसको बोलते हैं इन्फेंट, वो पैदा होता है, वो उसकी पहली आयु है। और उस समय वो क्या करता है? वो अपनी माँ के पास जाता है, दूध पीता है, रोता है, और फिर उल्टी करता है। कभी छोटे बच्चों को देखा है? हैव यू एवर सीन इन देम? वो है ना, दूध निकालते हैं वापस, दूध नहीं होता, फटाफटा दही जैसा होता है वो। इट्स नोन एज प्यूकिंग, उसको बोलते हैं प्यूकिंग। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन अवर ग्रोन एज हमारा तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, एंड थ्रू अवर एक्सिटरीज हम वेस्ट को बाहर निकाल पाते हैं, बट वो बच्चे होते हैं, उनको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो गॉड हैज़ गिवन देम अ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, वो अपना जो ज़्यादा होता है वो बाहर निकालते हैं। देन सेकेंड एज, दूसरी एज कौन सी होती है उनकी? द सेकेंड एज इज एक स्कूल बॉय बन जाते हैं, दे बिकम अ स्कूल बॉय। सो स्कूल बॉय भी कैसा होता है? जिसको स्कूल नहीं जाना है। मुझे स्कूल नहीं जाना है। आप भी जब छोटे थे, व्हेन यू वर स्मॉल, फर्स्ट डे, रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, आप कैसे गए थे? पापा मम्मी की उंगली पकड़ के गए थे, बाय होल्डिंग देयर हैंड्स, नॉट ट्रस्टिंग एनीबडी, किसी को के ऊपर भी विश्वास नहीं किया। वाई? बिकॉज गोइंग
फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, एक दुनिया से दूसरे में जा रहा है, एंड ही वॉज टोटली अननोन विद देम। तो वो पहला दिन जो स्कूल का होता है, उसको स्कूल में नहीं बैठना होता है, वो देखता है मेरे पापा मम्मी मुझे दिखे या मेरी मम्मी दिखे मुझे पापा दिखे, एंड ही डोंट वांट टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना ही नहीं है, उसको धक्के मार के ले जा रहे हैं, बैग जबरदस्ती पकड़ा रखा है, और वो कैसे चल रहा है, वो ही इज वॉकिंग लाइक स्नेल। स्नेल होता है बहुत धीरे धीरे चलता है, साइंस वाले स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जान रहे हैं व्हाट इज स्नेल, घोंगा बोलते हैं उसको, बहुत धीरे चलता है। सो द सेकंड एज इज ही इज अ स्कूल बॉय हु डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, उसको जबरदस्ती, और वो ही इज वॉकिंग लाइक स्नेल, इतना धीरे चल रहा है। देखो इंसान के कदमों से पता चल जाता है कि उसका उत्साह क्या है, क्या करना चाहता है वो, उसके कदमों की चहलकदमी से पता चल जाता है कि इसके अंदर कितना उत्साह है, और उसके कदम बहुत धीरे धीरे चला रहा है। इट क्लियरली शोज दैट ही इज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल नहीं जाना है। सो ये दो एजेस बताई मैंने आपको। फर्स्ट वन तो बताई आपको मैंने इन्फेंट, एक मासूम बच्चा, एंड सेकंड बताई मैंने आपको द स्कूल बॉय। सो अब मैं इस पोएम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और मैं लाइन टू लाइन रीड करूँगा, एंड देन आई विल ट्राई एक्सप्लेन यू, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोएम। अगर अभी आपके पास किताब नहीं है तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर माई क्लास गोज लाइव, आप एक काम कीजिएगा, आपकी बुक सामने रखिएगा, इट विल बी अ वेरी गुड हेल्प, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं कोई मीनिंग भी बोलूँगा तो उसी समय आप उसको लिख भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। एज यू कैन सी, द 7 एजेस ऑफ मैन। Now from here our poem starts. All's the world's a stage. पूरी दुनिया एक रंगमंच है। कवि क्या कहता है, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। रंगमंच मीन्स स्टेज। जैसे एक पिक्चर होती है, एक पिक्चर में एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन भी होता है, सब होते हैं। तो हमारा पात्र भी ऐसा ही है। हम हमारा जो जीवन जीते हैं, हमारे आसपास कितने तरीके के लोग होते हैं, कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा दुश्मन है, कोई हमारा परिवार है। So they all are like characters, different characters around us. And all the men and women merely players. Merely means केवल मात्र। और जितने भी स्त्री और पुरुष हमारे आसपास हमको दिखते हैं, वो केवल मात्र उसके खिलाड़ी हैं या उसके पात्र हैं। किसके? जीवन रूपी रंगमंच के। They have their exists एंड देयर एंट्रेंसेस, उनका अपना आना और जाना लगा रहता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा होता है, जिनसे हमारी अच्छी ट्यूनिंग होती है, जिनसे हमारा अच्छा संबंध होता है, वो हमारे मित्र कहलाते हैं। उस मित्रता से, उस मित्र से कभी किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, कुछ बिगड़ जाता है, तो वही दे कन्वर्ट इनटू एनिमीज, वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो उनका हमारे जीवन में आना और जाना लगा रहता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो जाती है कि लोगों का हमारे जीवन में आना और जाना हमारी उम्र के साथ बदलता है। जिन बच्चों के साथ हम घर के आसपास खेलते थे, बड़े होने के बाद हम नहीं खेलते। जिन बच्चों के साथ आप स्कूल में पढ़ते थे, वो आपके मित्र थे, कॉलेज में जाने के बाद आपके मित्र बदल जाएंगे। फिर आप जब नौकरी करोगे, आपके ऑफिस में जाओगे, तो वहाँ आपके कलीग्स आपके मित्र बन जाएंगे, तो वो कॉलेज वाले छूट जाएंगे। इक्के दुक्के रहते हैं, सब नहीं छूटते, बट ग्रेजुअली इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। क्योंकि जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है, हम चुनते रहते हैं। हमको लगता है किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है। सो यहाँ पे इसलिए बात कही गई है, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, उनके अलग ही आगमन और जाने का तरीका है। एंड वन मैन, और जिस एक हम इंसान की बात कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर इज टॉकिंग अबाउट वन मैन, एंड दैट मैन इज यू। हर जिसने जन्म लिया उसकी बात हो रही है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, एक ही इंसान कई किरदार निभाता है। अद्भुत बात। तो वो कौन से किरदार है? दे आर 7, 7 किरदार है। सुनिएगा, हिज एक्ट्स, उसका जो रंगमंच का जो जीवन है, बीइंग 7 एजेस, वो 7 पड़ाव का है या 7 उम्र का है। एट फर्स्ट, यहां से आपको अंडरलाइन करना है, ये फर्स्ट एज है उसकी, रिमेंबर। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट किसको बोलते हैं? एक मासूम नवजात। कौन सा मासूम नवजात? लेट मी रिमाइंड यू, छोटा बच्चा जिसकी आंखें खुली हो, वो अपनी माँ को देख सकता है, उसकी माँ उसको बुलाती है, हम उसको खिलाते हैं, मेकिंग सम फनी नॉइज, वो रिएक्ट करता है, हंसता है, रोता है। नॉट दैट वन। इन्फेंट, मासूम वो जिसकी आंखें बंद है, उसको मासूम बोलते हैं।
वो जो नवजात बिल्कुल पैदा ही हुआ है, वो है फर्स्ट वन। एट फर्स्ट द इन्फेंट, नाउ क्या, व्हाट इज ही डूइंग? ही इज म्यूलिंग, रो रहा है। उसको देखो, why the word has sounded mewling, because when a very infant newborn baby cries, it feels like a cat is crying। एक बिल्ली बोल रही है, बहुत पतली पतली आवाज होती है उसकी, म्यूलिंग। नवजात बच्चे होते हैं ना 2-3 दिन के, उनकी आवाज ऐसी होती है। एंड प्यूकिंग, देखिए वर्ड याद रखना इसको, प्यूक। देखिए उल्टी करने को वॉमिट बोलते हैं। इट इज नॉट वॉमिटिंग, इट इज प्यूकिंग, दूध बाहर निकालना। छोटे बच्चे जब दूध पी लेते हैं, पेट भर जाता है, जो एक्सेस होता है ना, तो देखिए भगवान ने ऐसी सिस्टम बना रखा है, तो अपने आप वो बाहर आ जाता है। इन द नर्सिस आर्म, देखिए नर्स कौन है? उसकी दाई माँ। क्योंकि बिल्कुल जैसे ही एक बेबी का बर्थ होता है तो हर मदर इज इन नॉट इन कंडीशन टू वॉक, या वो सिर्फ हॉस्पिटलाइज, वो बेड पे होती है, तब तक बच्चे की देखभाल कौन करता है? बच्चे की देखभाल करता है नर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो दिस वन वाज आवर फर्स्ट एज। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली उम्र बोलाएगी इन्फेंट, राइट? देन वी मूव ऑन। देन द विनिंग, इट इज नॉट विनिंग, WHINING, विनिंग, न चाहते हुए। किसी की इच्छा होती है ना, चल ना, मुझे नहीं आना, तो आपको उसके अंदर उसके पूरी बॉडी लैंग्वेज में आपको नहीं सुनाई देगा। वो आएगा तो धीरे धीरे चलता हुआ आएगा, उसका फोकस नहीं होगा काम करने में। देन द विनिंग स्कूल बॉय, दिस इज द सेकंड एज, रिमेंबर, स्कूल बॉय। दूसरी क्या कर रहा है? विथ इज सैचल, सैचल होता है उसका बैग। देखिए दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए वो एक्चुअली सैचल जो होता है ना, वो तो बंद हो गए, वैसे इसको स्कूल बैग कहते हैं, लेकिन व्हाट इज सैचल? आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि इसको सैचल किसको बोलते हैं? जो सोल्जर्स होते थे व्हेन दे यूज्ड टू गो टू वॉर, उनके साथ में कैरी बैग रखते थे। उसका जो फीता होता था, इट वाज लाइक दिस, पीछे से बंद होता था और इस तरीके से लटकाते थे। अभी के जो बैग है वो लंबे होते हैं, सैचल जो होता है वो इस तरीके का होता है, चौड़ा होता है, यहाँ से इतना ही होता है बस। वो सैचल ले जाया करते थे। बिकॉज दिस स्टार्टेड, बिकॉज हमारे भारत में तो पहले थैली होती थी ना कपड़ा, उसकी पोटली बनाते थे, पोथी बनाते थे, और दिस इज नॉट अवर कल्चर। सो सैचल, यहाँ पे देखा आपने, विथ हिज सैचल एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, रिमेंबर शाइनिंग मॉर्निंग फेस किसको कहते हैं? व्हेन यू गेट अप, यू गो फॉर बाथ, यू टेक बाथ, तो उस समय जो नहाने के बाद जो चेहरा खिला हुआ होता है, सुबह का ताज़ा चेहरा, है ना? आप अपने घर पे भी देख सकते हैं कि आपके पापा या मम्मी जो सुबह उठते नहाने के बाद में जो चेहरा होता है और शाम को काम के बाद का चेहरा होता है, उसके अंदर शाइन नहीं होती है। सो आफ्टर टेकिंग बाथ, द शाइनिंग मॉर्निंग फेस एंड क्रीपिंग, धीरे धीरे रेंग रहा है, उसको पकड़ पकड़ के ले जा रहे। तुम्हारी भी हालत यही थी जब तुम्हारे माता पिता स्कूल लाते थे ना, तो नए घर जाना है, वो क्रीपिंग, रेंगते हुए आ रहा है, लाइक अ स्नेल, स्नेल घोंगा बताया मैंने। अनविलिंगली टू स्कूल, उसको क्यों वो धीरे कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? उसको नहीं जाना है, इच्छा नहीं है उसकी। माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चे को एकदम चमका के स्कूल भेजते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं आना है। वैसे ही जैसे तुम थे वैसे ही यही है। सो टुडे दिस वाज अबाउट आवर 2 एजेस। फर्स्ट वन इन्फेंट एंड सेकेंड वन वाज अ स्कूल बॉय। एंड नाउ the third age we talk about, then the lover। देखिए फर्स्ट ही वॉज इन्फेंट, सेकेंड स्कूल बॉय, अब वो स्कूल जाने लग गया भाई, अब वो बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, अब उसके दिमाग में ही इज इन फैंटेसी, वो काल्पनिकता में जीता है, अब उसकी उम्र वो है। ही फॉल्स इन लव एंड ही बिकम्स अ लवर। शाइन, SIGHIJ, शाइन का मतलब होता आह भरना। अब आह कौन भरता है? खुश आदमी जो होता है वो आह तो भरता नहीं, आह भरता है दुखी आदमी। शाइन लाइक अ फर्नेस, FURNESE, फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। देखिए भट्टी की विशेषता क्या होती है? भट्टी जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे गर्म होती है, और वैसे ही दुखी आदमी जितनी आह भरता है ना, उतना ज्यादा वो दुखी होता है। सो ही इज शाइन फॉर लवर, उसकी प्रेमिका के लिए वो आहें भर रहा है। अब प्रेमिका के लिए क्यों आहें भर रहा है? इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि वो प्यार में असफल हो गया है। तो वो जैसे भट्टी तपती वैसे अंदर ही अंदर तप रहा है और वो आहें भर रहा है।
विथ अ वोफुल बैलेड। अब बैलेड का मीनिंग लिख लीजिएगा गीत, और वोफुल का मतलब होता है दुख भरा। अब दुखियारे गीत लिखेगा, करेगा क्या वो? या तो जाके पत्थर से सर फोड़ेगा या गीत लिखेगा दुखियारे। तो एक अनसक्सेसफुल लवर हमेशा वो दुख भरे गीत लिख रहा है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अब देखिए यहां पे आईब्रो का मीनिंग क्या होता है? ये दिस इज आईब्रो। अब कोई भौहों के ऊपर तो गीत नहीं लिखता है, ये सांकेतिक बताया गया है कि उसकी आंखों के ऊपर। सी, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट व्हेनेवर, जब भी किसी का कोई फेस पे कोई इंट्रैक्शन होता है तो सबसे पहला रिएक्शन यहां पे होता है। आश्चर्य हुआ, दुख हुआ, ये जो है ये सबसे पहले रिएक्ट करती है। तो उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी भौहों के ऊपर उसने क्यों फोकस किया है? क्योंकि वो चढ़ी हुई है। अगर हिंदी में मुहावरा होगा अपने, भौहें चढ़ी हुई का मतलब मुंह फुलाना या नाराज होना। तो उसने उसी के ऊपर उसने गीत लिखा है। वापस बताना चाहूंगा अगेन दैट ही इन थर्ड एज ही बिकम्स अ लवर, ही राइट सॉन्ग्स, ही राइट सैड सॉन्ग्स, ही इज वेरी सैड एंड ही इज साइंग, वो आहे भर रहा है। और क्या लिख रहा है? ही इज राइटिंग सैड सॉन्ग्स ऑन हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और उसकी मिस्ट्रेस की आईब्रो के ऊपर वो गीत लिख रहा है। देखिए ये जो जीवन काल है ना, ये सबका ही होता है, और इसी तरीके से सबके जीवन होता ही है, चलना। क्योंकि ये जो उम्र होती है आकर्षण की उम्र होती है। इट्स अ लाइफ दैट, और यू कैन से इट्स अ एज दैट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग दैट इज प्लूटोनिक। ये वो उम्र होती है जहाँ पे आपको सारी फैंटेसी नजर आती है, आपको ये अच्छे और बुरे का रैशनलिज्म नहीं पता होता है। आप देखते हैं कि किसी टीवी में देखते हैं कि भाई इसके पास तो गाड़ी है, यू विल ऑल्सो लुक फॉर टू हैव अ कार, कि मुझे भी ये गाड़ी चाहिए। आप ही नहीं समझ पाएंगे ये गाड़ी दैट इज आउट ऑफ अवर रीच, ये हमारी पहुंच से बाहर है। दैट यू विल अंडरस्टैंड एट अ सर्टेन एज, ये भी आएगा समझ में, एक उम्र में जाके समझ में आएगा। ये जैसे बच्चों की एडमेंट होते हैं, दे आर जिद करते हैं, उस तरीके का ही है। सो यहाँ पर हमने आज 3 एजेस पढ़ी। फर्स्ट इन्फेंट, सबसे छोटा था, देन ही बिकम अ स्कूल बॉय, जिसको स्कूल नहीं जाना है, एंड थर्ड वन वाज लवर। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रिज्यूम फ्रॉम द 4th एज टिल यू जस्ट रिवाइज, गो थ्रू द पोएम अगेन एंड अगेन। जितनी बार ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको मीनिंग ईजी लगेगा। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली मैसेज मी। ओके, थैंक यू। बच्चों, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स की संरचना और उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आज हमारा टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन्स, केवल हेलो एल्केन्स। हेलो एलिन्स नहीं पढ़ेंगे हम, हेलो एलिन्स अगले नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे हम। तो हेलो एलिन्स की संरचना कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। बोर्ड में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, CH1 की प्रकृति समझेंगे या मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख बनेंगे। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एल्किल हैलाइड की संरचना, एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन एक ही बात है। एल्किल हैलाइड साधारण नाम है और हेलो एल्केन्स IUPAC नाम है। तो एल्किल हैलाइड में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है और उससे हेलोजन जुड़ा होता है। और sp3 हाइब्रिड होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स में sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन होता है और उसकी जो कार्बन होता है उसकी प्रकृति चतुष्फलकी होती है। अब इसकी संरचना, जो एल्किल हैलाइड है, फॉर एग्जांपल जैसे मेथिल क्लोराइड, इसमें आप देखिए एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, और उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है। इस sp3 हाइब्रिड कार्बन से जो ये Cl जुड़ा हुआ है उसका p कक्षक अतिव्यापन करता है, यानी ओवरलैपिंग करता है। तो ये C और Cl यानी ये sp3 और p अतिव्यापन, तो ये कार्बन sp3 है और इससे जो p कक्षक अतिव्यापन कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं sp3
पी अतिव्यापन यानी CX, ये X और ये C। CX बंध का निर्माण किससे हो रहा है? sp3p अतिव्यापन से। इसका अर्ध भरा p कक्षक कार्बन के sp3 संतृप्त कक्षक से क्या करता है? अतिव्यापन करता है। अतिव्यापन हमने 11th में पढ़ा था। अतिव्यापन से ही क्या होता है? बॉन्डिंग होती है। तो ये इसका p कक्षक इसके, जबकि हाइड्रोजन का क्या है? केवल कौन सा? s कक्षक। इस हाइड्रोजन का भी s कक्षक और इसका भी s कक्षक। तो ये sp3s अतिव्यापन होता है और इस Cl के साथ क्या होता है? ये देखिए और आपको मैं क्लियर कर दूं, ये तो CX बंध का निर्माण sp3p अतिव्यापन से होता है। ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये sp3s अतिव्यापन से बनता है। ये देखिए आप अलग से मैं और आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब ये देखिए आप चतुष्फलकीय संरचना, इससे ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 कार्बन से s अतिव्यापन से, ये हाइड्रोजन भी sp3s अतिव्यापन से और ये हाइड्रोजन भी sp3s अतिव्यापन से। जबकि इससे जो ये हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका p कक्षक, और p कक्षक का स्ट्रक्चर क्या होता है? डबलाकार। तो इसका अर्ध भरा p कक्षक अतिव्यापन होता है। तो s कक्षक का आकार गोलाकार होता है, इसलिए हमने यहाँ पे गोले बनाए, और p कक्षक का आकार क्या होता है? डबलाकार होता है, इसीलिए मैंने ये शेड दिया। तो कार्बन हेलोजन अगर एग्जाम में आ जाए नेचर, तो आपको लिखना है कार्बन जो होता है हेलोजन से जुड़ा होता है वो टेट्राहेड्रल होता है या चतुष्फलकीय होता है, और CH बंध का निर्माण sp3 अतिव्यापन से होता है। एक एग्जाम में आपके ये बोर्ड में आया हुआ है, CH3 सील का कक्षीय आरेख बनेगी, तो आपको ये बनना है। फिर है इसकी नेचर कैसी है। जो कार्बन और हेलोजन है, ये आप देखिए कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है या कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ, कार्बन की तुलना में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता कार्बन की कम होती है। कार्बन की विद्युत ऋणता बहुत कम होती है, 2.6 होती है, जो हेलोजन की कंपैरेटिवली क्या होती है? बहुत कम होती है। इसीलिए कार्बन हेलोजन बंध क्या हो जाता? ध्रुवीय हो जाता, पोलर हो जाता है। यानी कि कार्बन और हेलोजन के बीच में साझा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपस में अतिव्यापन करते हैं और क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। लेकिन सहसंयोजक बंध भी क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। इस पर आंशिक क्या आ जाता है? ये देखिए धनावेश आ जाता है, और इस पर आंशिक क्या आ जाता है? ऋण। यानी साझे वाला इलेक्ट्रॉन, ये देखिए कार्बन के 4 और ये हेलोजन के, तो ये साझे वाला इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिसक जाता है? हेलोजन की उधर। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? आंशिक ऋण आवेश यानी पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सहसंयोजक लेकिन क्या हो जाता है? ध्रुवीय बंध होता है। तो एग्जाम में अगर आ जाए CH बॉन्ड की नेचर कैसी है, तो पोलर नेचर होती है, कोवेलेंट होते हुए भी यानी सहसंयोजक होते हुए भी ये हेलोजन की विद्युत ऋणता के कारण इसकी प्रकृति क्या हो जाती है? ध्रुवीय हो जाती है, क्योंकि सहसंयोजक यानी साझा वाला इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन की तुलना में हेलोजन की ओर खिसक जाता है, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश और हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। और अब इसके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनकी ध्रुवणता का क्रम क्या रहता है। तो सबसे ज्यादा हेलोजन के कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आप ध्यान रखना, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, फिर कल बाहर आएगी। एक SK3 है वो रेडियो एक्टिव, इसको हम यूज में नहीं लेते हैं। तो ये फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, आप ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे नहीं बता रखा है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है R ग्रुप सेम है, R देखिए मेथिल मेथिल मेथिल, और यहाँ पे अगर फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, अगर उनको ध्रुवणता के बढ़ते या घटते क्रम में RX का आ जाए, तो सबसे पहले किसका आएगा? RF
फिर RCl, फिर RBr, फिर R, यानी सबसे कम ध्रुवीय प्रकृति किसकी होगी? एल्किल आयोडाइड की। तो ये क्वेश्चन, इसमें से दो तरह के क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। एक तो इनको ध्रुवणता के क्रम में जमाओ, या एक आ सकता है CH बंध का नेचर कैसा है, और एक मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख बनेंगे। तो ये आपका टॉपिक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। अभी तक हमने इनका नामकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, कितने टाइप के होते हैं, अब इनका नेचर कैसा होता है, अब हम उनको कैसे बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इनको हम बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की ये निम्न विधियां हैं, यानी प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, हुंसडी-कर, और फ्रॉम प्राइमरी एमिन। इनसे हम क्या कर सकते हैं? हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। सबसे पहले हम हेलो एल्केन बनाने की जो सबसे पहला मेथड है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एल्केन से भी बना सकते हैं और एल्कीन से भी बना सकते हैं। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल हम की रिएक्शन HX हेलोजन अम्ल से करा के कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे, और फास्फोरस के हैलाइड से करके बनाएंगे। हेलोजन एक्सचेंज में हेलोजन एक्सचेंज होगा, वो दो मेथड है, नेम रिएक्शन है, फ्रैंकेनस्टाइन एंड स्वार्ट। हुंसडी-कर ये एल्किल ब्रोमाइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड है। फ्रॉम प्राइमरी एमीन, ये भी आपको बताऊंगी, एमीन 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये आपके हेलो एल्केन बनाने की विधियां हैं, जिनको हमको एक एक करके अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले एल्केन्स। एल्केन में मेथेन से, एल्केन में मेथेन से भी बना सकते हैं, एथेन से भी बना सकते हैं, और प्रोपेन से भी बना सकते हैं। लेकिन जो ये मेथड है वो प्योर हेलो एल्केन बनाने के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस मेथड में हमें जो हेलो एल्केन मिलती है, एल्किल हैलाइड मिलते हैं, उनका मिक्सचर मिलता है। तो ये मेथड इतना यूजफुल नहीं है या लाभदायक नहीं है। फिर भी हम इसको अध्ययन करेंगे। तो ये जो हेलो एल्केन से या एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की जो विधि होती है वो मुक्त मूलक क्रिया विधि। मुक्त मूलक किसे कहते हैं, ये हमने यंत्र में पढ़ा था कि जब कोई भी साजे वाला बॉन्ड, यानी कि जैसे Cl और ये Cl में साझा हुआ है, इसके बाहरी कोश में कितने 7 और 7, अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, वो उससे फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनते हैं। इसको मैं अच्छा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर किसी ने 2 पार्टनर ने मिलकर बिजनेस किया है, अगर 1 लाख रुपए लगाए और उनके नहीं जमा, तो अपना 50-50 हजार लेके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं। वैसे ही मुक्त मूलक का निर्माण समान विखंडन यानी होमोलाइटिक जो होता है उससे डिकम्पोजिशन से होता है, और यानी समान विखंडन होता है। तो एल्केन से, सबसे पहले एल्केन से हम पढ़ेंगे। एल्केन से कैसे पढ़ेंगे? एल्केन्स का जैसे फॉर एग्जांपल मेथेन, मेथेन का हम क्लोरीनीकरण करेंगे। मेथेन का क्लोरीनीकरण अल्ट्रावायलेट किरणों की प्रेजेंस में करते हैं, सूर्य की। तो मुक्त मूलक क्रिया विधि से इसमें Cl2, ये मैं रिएक्शंस आपको अलग से समझा रही हूँ। Cl2 में क्या बनते हैं, Cl, तो 2 मुक्त मूलक बन जाते हैं। ये मुक्त मूलक मेथेन पे अटैक करते हैं, खुद तो इससे जुड़ जाते हैं और मेथेन को क्या बना देते हैं, मुक्त मूलक। फिर ऐसी रिएक्शंस क्या रहती हैं, चलती रहती है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। तो ये मुक्त मूलक क्रिया विधि से निर्माण होता है। फिर ये CH3 क्या करता है, मुक्त मूलक से रिएक्शन करता है। तो हमको पूरा डीपली नहीं जाना है, ये तो मैं केवल तुमको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि मुक्त मूलक कैसे बनते हैं और उनका
रिएक्शन कैसे होती है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें की प्रेजेंस में अगर Cl2 अगर हम Cl2 को रखें तो डिकम्पोज होके 2 मुक्त मूलक बनाते हैं और ये मुक्त मूलक एल्केन से रिएक्शन करके आगे रिएक्शन देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेथेन का क्लोरीनीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेथिल क्लोराइड। ये देखिए मेथेन और ये मेथेन मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक, तो क्या बन गया, CH3Cl। ये रिएक्शन वापस आगे चलती है। अगर इसका और क्लोरीनीकरण करें हम तो क्या बनता है, डाइक्लोरोमेथेन बनता है। इसका और क्लोरीनीकरण करें हम तो क्या बनता है, ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफॉर्म बनता है। इसका और क्लोरीनीकरण करें तो हमको क्या मिलता है, टेट्राक्लोरोमेथेन मिलता है। यानी कि अगर एल्केन्स का क्लोरीनीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्केन्स का हेलो एल्केन्स का मिक्सचर मिलता है। यानी मेथेन का अगर आप क्लोरीनीकरण करोगे तो क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन एंड टेट्राक्लोरोमेथेन का मिक्सचर मिलेगा। अगर इसकी जगह आपने क्या ले लिया, प्रोपेन ले लिया और उसका क्लोरीनीकरण किया तो आपको मिलेगा 2 क्लोरीन, एक मिलेगा 1 क्लोरोप्रोपेन और एक मिलेगा, यानी एक हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, 1 पे, भले इधर जोड़ो भले इधर जोड़ो, तो एक मिलेगा 1 क्लोरोप्रोपेन और एक मिलेगा दूसरे कार्बन पे 2 क्लोरोप्रोपेन। यानी कि कोई भी एल्केन लोगे तो आपको एल्केन्स का क्या मिलेगा, उसका अगर आप अल्ट्रावायलेट किरणों की प्रेजेंस में अगर उसका क्लोरीनीकरण करोगे तो क्या मिलेगा आपको, हेलो एल्केन्स का मिक्सचर मिलेगा। तो ये मेथड हेलो एल्केन बनाने के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन इसका मेथड क्या नहीं है, मुक्त मूलक क्रिया से रिएक्शंस होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्कीन से कैसे हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा पार्ट 4 है, चैप्टर 1 पार्ट 4, ठीक है। इस पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस देखेंगे, ठीक है। कल हम देख चुके थे कि एक आवेश के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आज हम देख रहे हैं, आज की बात जो क्लास होगी उसमें ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अगर बहुत सारे चार्जेस हैं किसी जगह पे तो उसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। तो आवेशों के निकाय कारण विद्युत क्षेत्र, हमारा हिंदी में टॉपिक क्या होगा, आवेशों के निकाय कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है इस तरह से, ठीक है। देखो मैं पहले सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अपन डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक 3D में डायग्राम बनाया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड ऐसा है तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या देखना है, सबसे पहले ये एक्सिस बनाना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। फिर अगर मान लो मैंने बहुत सारे आवेश का मतलब क्या हो गया, जैसे Q1 Q2 Q3, ठीक है। पहले अपन ने बना दिया यहाँ पे Q1, ठीक है। फिर यहाँ पे दे दिया अपन ने Q2, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने दे दिया Qn, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, इस तरह से बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है। फिर अपन एक और चार्ज ले लिया यहाँ पे इस तरह से और उसको बोलते हैं Q0। ये क्या है, धन परीक्षण आवेश, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और हिंदी में बोलते हैं धन परीक्षण आवेश, ठीक है। अब मान लो इनकी दूरियाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो इस चार्ज की जो दूरी है वो कितनी होगी, यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये हो गया अपना R1, ठीक है, मान लिया वेक्टर, ठीक है। फिर मान लो ये चार्ज है, इसकी दूरी अपन ने मान लिया R2, ठीक है। फिर ये तीसरा है, उसको इसकी दूरी क्या मान लिया अपन ने Rn। ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, अपन R1 R2 Rn है, इनकी दूरी अपन ने ले ली इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला है धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की दूरी क्या मान लिया अपन ने R0
मान ली, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है भाई, डायग्राम के बिना अगर अपन करने जाएंगे तो अपने प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब अपन ने मान लिया कि सबसे पहले ये Q1 ले लिया और Q0 ले लिया। अब इनके बीच में हमने ये बोल दिया कि इन दोनों की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 मान लिया। क्या मान लिया अपन ने, E1 मान लिया, ठीक है। फिर अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे Q2 और Q0 है, ये लो, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया अपन ने, E2 मान लिया, ठीक है। बहुत डायग्राम ध्यान समझना, क्योंकि सब कुछ चीज़ें डायग्राम पे डिपेंडेंट है। अगर डायग्राम आपने सही बना लिया तो डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, अगर डायग्राम सही नहीं बनाया तो डेरिवेशन को रटते रहो। फिर है ना, एक चैप्टर में कम से कम 10 डेरिवेशन है, तो चैप्टर कितने हैं 170 है, तो 170 डेरिवेशन हो गए, ठीक है। याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी। तो अपन को याद करना कैसे, तरीके से याद करना, यूँ नहीं कि अपन रटते जाएँ, ठीक है। फिजिक्स में यूँ पेपर आता है 3 घंटे का, फिर अपन कैसे करें, तो तरीके से याद करना। डायग्राम क्या होता है दिमाग में याद हो जाता है, ठीक है, लेकिन अपन को डेरिवेशन रटने जाएंगे याद नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या किया अपन ने, इनके बीच में दे दिया Qn और Q0 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया, En मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बोल दिया कि पहले Q1 एकल आवेश है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना मान लिया अपन ने, E1 मान लिया। फिर अपन बोल रहे हैं Q2 है, ये भी एकल आवेश है, उसकी वजह से कितना विद्युत क्षेत्र मान दिया, E2 मान लिया। फिर Qn है, तो Qn की वजह से भी एकल चार्ज है, तो इसकी वजह से कितना मान लिया अपन ने, En मान लिया। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो अध्यारोपण का सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं। हमने मान लिया कि अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से जो E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना होगा। तो इनके अध्यारोपण सिद्धांत में क्या होता है कि जो अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ चुके थे अपन कि बहुत सारे आवेश हैं, तो दोनों दो आवेशों के बीच में जो भी बल है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उनका बीच में जो करवा देंगे, ठीक है, क्या कहते हैं, अलजेब्रिक सम करवा देंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सिंपल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En। इस प्रकार से हम सभी चार्जेस, सभी विद्युत क्षेत्रों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो अपन जोड़ने पे क्या मिल जाएगा, अपन को जोड़ने पे हमको इस पूरे सिस्टम की वजह से विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, ये लो नेक्स्ट में तो कितना आएगा यहाँ पे 1/k, या फिर मैं बोलता हूँ k रख देता हूँ यहाँ पे सिंपल। देखो मैं ना 1/4πε0 की जगह पे k लिखूंगा, लेकिन मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि बहुत लंबा हो जाएगा डेरिवेशन, ठीक है। k का मतलब क्या होता है 1/, है ना। k को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो k को हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, 1/4πε0 के लिए हम लोग k यूज़ कर सकते हैं, चलेगा कोई नहीं। फिर लास्ट टाइम k का मान अपन पुट कर दें, ठीक है। तो Q1 या Q1 चार्ज है यहाँ पे, लो ये Q1 हो गया, बटा कितनी दूरी है यहाँ पर, इसकी दूरी कितनी है, तो इसके बदले में क्या बोलेंगे इसको, R01। देखो यहाँ पे R01 ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसके बीच में दूरी कितनी है, ये धन परीक्षण आवेश है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और यहाँ पे Q है, इनके बीच में तो दूरी होगी ना, वो किसको क्या लेंगे अपन, यहाँ पे लिख देता हूँ बार में R01, ठीक है, ये अपन लिख दिया। नेक्स्ट में क्या आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर अपन लिख दिया, प्लस फिर E2 का मान कितना होगा, तो सबसे पहले k, फिर क्या लिखेंगे अपन Q2, ये अपन ने क्या लिख दिया, Q2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट में नीचे क्या आएगा, इनके बीच में दूरी कितनी होगी, इसको बोलेंगे अपन R02। फिर अपन तीसरे आवेश की बात करें, कितना होगा R03। चौथे के लिए कितना होगा R04, R05, R0n, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये R लिख दिया अपन ने, यहाँ पे नोट लगा दिया, और यहाँ पे कितना हो गया 2, और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, छोटे छोटे अक्षर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, ये इसी तरह चलता रहेगा आगे, ठीक है। देखो KQ1, KQ2, KQ3, K इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। और नीचे R01 इसका स्क्वायर, फिर R02 इसका स्क्वायर, R03 इसका स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसको जोड़ देंगे अपन, अलजेब्रिक सम हो जाएगा इसका सबका, ठीक है। तो उसको अलजेब्रिक सम क्या करें अपन, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं अपन, ठीक है। तो जोड़ना है, जोड़ने में क्या आएगा, k कांस्टेंट है 12 आ गया, ठीक है, k कांस्टेंट है 12 आ गया, ठीक है। और अंदर क्या बच गया, देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, Q1 बटे R01 इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट में R, ये Q2 है ना दूसरा चार्ज, ठीक है, R02 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर डैश 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 डैश, फिर नेक्स्ट में क्या आएगा Qn
अपॉन आर नॉट एन इसका होल स्क्वायर, ये लो खत्म, ये आगे नहीं आ गया। इसको अपन समेशन नाम कैसे लिखते हैं, तो के का मान मैंने क्या बोला था लास्ट में जाके अपन लिख लेंगे, तो अपन ने के का मान लिख दिया, लो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपन ने के का मान लिख दिया। बार बार के का मान लिखी नहीं सब में, तो ये लंबा हो जाए डेरिवेशन, समय अपने पास बहुत कम रहता है, तो अपन क्या कोशिश करेंगे, अपन इसको समय को बचाएं, तो के का मान अपन ने लास्ट टाइम पुट कर दिया। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे समेशन डाल दिया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह से यहाँ पे Q चल रहा है, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, अपन ने यहाँ पे लिख दिया I, और I का मान यहाँ पे अपन देखें तो I का मान 1 से N जा रहा है बट्टा, यहाँ पे क्या चल रहा है सब में R, तो ये लो R लिख दिया। फिर देखो सब में क्या चल रहा है 0 0 0 0 सब में चल रहा है, यहाँ पे 0 तो रहेगा सब में। फिर यहाँ पे क्या चल रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन I लिख देंगे। I क्यों I लिखा, क्योंकि I का मान 1 से लेके N तक चेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है सब में स्क्वायर आ रहा है, ये लो स्क्वायर लिख दिया, खत्म, क्लियर है। तो यहाँ पे अपने पास में डेरिवेशन निकल के आ गई। आपको एक बार क्या करना है, जब भी यहाँ पे मैं नोट्स भेजूँ तो आपको पहले समझना है, यहाँ पे क्लास में समझना है, ठीक है, और नोट्स से आपकी कॉपी में आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। बुक में भी देख सकते हो, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नोट्स बनाने से ये होगा आपके दिमाग में स्टेप क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे स्टेप्स क्या आ रही है, इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में क्या हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ की रोज़ जो क्लास हो रही है उसके नोट्स आपको कॉपी में उतार लें। अगर आपको नोट्स एक साथ भेज दिए, अगर पूरे नोट्स एक साथ उतारने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जाता है 2 टॉपिक 3 टॉपिक, उतने ही नोट्स आपकी कॉपी में आना चाहिए, पूरे लिख के नहीं बैठोगे, ठीक है। आज पढ़ाया उसके नोट्स बना दिए, कल पढ़ाया उसके नोट्स बना दिए, तो आपको डेली के बेसिस पे क्या करना है, उनको नोट्स के रूप में उतारना है, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर है। तो ये क्या होता है, इसकी परिभाषा, इनके विशेषताएं समझना इस चीज़ को, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु है या बच्चा आएगा ना, उसको कमरे में छोड़ दिया अपन ने, कमरा चारों तरफ से बंद कर दिया और एक बच्चे को अपन छोड़ दिया और बहुत सारे खिलौने रख दिए। बच्चा कहाँ जाएगा, जहाँ पे खिलौना वहाँ पे जाएगा, ठीक है। मतलब उसको अपन ने छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया है, तो वो जहाँ जाए वहाँ, तो वो कहाँ जाएगा, जहाँ खिलौने वहाँ उस तरफ भागेगा वो, ठीक है। जहाँ कोई चीज़ को नहीं दिखेगी वो उस तरफ भागेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो समझना, पहले समझना, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। सबसे पहले मैंने मान लिया एक चार्ज है मेरे पास में, क्या है ये, एक चार्ज है, ठीक है। वो अपने तरफ एक क्षेत्र बनाएगा, चारों तरफ क्या बनाएगा, अपनी चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। ये लो क्षेत्र बना रहा है, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, एक धन परीक्षण आवेश, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको अपन लेके आए और उस चार्ज को, देखो हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है वो पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये इस तरफ जाएगा, मतलब दूर जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये क्या आ गया, पास में आएगा, ठीक है। अगर मैंने किसी क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दिया, क्या कर दिया अपन ने, इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को या कह सकते हैं धन परीक्षण आवेश को हमने फ्री छोड़ दिया। जैसे अपन फ्री छोड़ेंगे, ये क्या करेगा, अपनी मर्जी से एक पाथ को फॉलो करेगा, क्या करेगा, एक पाथ को फॉलो करेगा, मतलब एक रास्ते पे जाएगा, ठीक है। एक रास्ता, एक पथ होगा, उस पे जाएगा। ये जिस पथ का अनुसरण करेगा, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र। तो क्या इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को हम मुक्त रूप से गति करवाते हैं, तो एक वह क्या करता है, एक पथ का अनुगमन करता है, उस पथ को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं अपन, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब विशेषताएं। विशेषता क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, 2-3 याद करनी है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन है, जैसे अपन ने यहाँ पर विद्युत मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था अपन ने, विद्युत क्या बोलते चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं। वैसे यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो कॉमन है, जैसे आपस में नहीं काटती है, ठीक है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, पहली प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा प्लस से स्टार्ट होती है, मतलब हमारा धन आवेश से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके ये खत्म हो जाती है। ये एक क्लोज लूप भी बनाती है ना। मैं आपको जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी रेखाओं के बारे में भी साथ साथ बता जाऊँगा।
इसमें और उसमें क्या अंतर है। उसमें क्या होता है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसे ये बंद पथ बनाती है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस में जाके खत्म हो जाती है, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा क्या है, ये किसी भी क्षेत्र में लंबवत निकलती है। लंबवत मतलब यूनिक, यहाँ पे कोई एंगल बनाएगी, हमेशा ये क्या करती है, उस आवेश के लंबवत होगी, ठीक है, इस तरह से लंबवत होगी। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगी, यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बनेगी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अपन देखें, तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये आपस में कभी काटती नहीं। जैसे एक रेखा इधर जा रही है और एक रेखा इधर जा रही है, तो ये आपस में नहीं काटती हैं। ये पॉइंट और वहाँ चुंबकीय क्षेत्र में जो पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड में जो पॉइंट है, वो सेम रहेगा कि कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर ये काटेगी तो क्या होगा, अगर ये काटेगी, वो पूछता है कि क्यों काटती क्यों नहीं है। अगर मान लो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो क्या होगा इनमें, भाई ये लाइन दोनों अगर एक दूसरे के लंबवत हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है। मतलब विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसी बिंदु पे दो होंगे, एक तो इस दिशा में होगा और एक इसी दिशा में होगा। क्या ऐसा संभव है किसी एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र हो? ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ को कि विद्युत क्षेत्र जो रेखा होती है वो आपस में कभी भी नहीं काटती है, ठीक है। ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है, हाँ, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है इनकी संख्या, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता के बारे में बताती है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में 3 है, अगर मैंने यहाँ पे 5 डाल दी, 5 लाइनें हैं, तो क्या होगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र प्रबल है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास में एक लाइन ये हो गई, फिर एक लाइन ये हो गई, यहाँ पे बहुत पास में, यहाँ बहुत पास में, यहाँ थोड़ी दूर है, तो यहाँ पे दूर है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रबलता कम है। जबकि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रबलता अपनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, ये अपना 4th पॉइंट हो गया, ठीक है। आपको जो भी अच्छे पॉइंट लगे उनमें से 3 या 4 पॉइंट आपको दिमाग में हमेशा रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आने वाला, ठीक है। देखो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में अगर बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, फिर अपन इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या चीज़ है, क्या टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं कल, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा अपन अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन जो पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये होता क्या, ठीक है, थोड़ा सा इसके बाद ब्रीफ कर लेते हैं, फिर अपन कल इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक चार्ज अपन यहाँ ले लिया, ये प्लस है, ठीक है, और एक चार्ज अपन यहाँ ले लिया, ये लो माइनस है, ठीक है। अगर एक प्लस है और एक माइनस है और ये किसी दूरी पर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपस में नहीं रहेंगे, ठीक है, ये आपस में कभी नहीं रहेंगे, दूरी पर रहेंगे, ठीक है। मान लो ये दूरी पर रहेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनका जो मान होगा वो सेम। जैसे मान लो ये 10 कूलम है, ये भी 10 कूलम होगा, ये 5 कूलम है, ये भी 5 कूलम। अगर ये समान जो वैल्यू के दो आवेश होंगे, अगर वो किसी अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये किसका निर्माण करते हैं, ये विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित जितनी परिभाषा है, इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसकी डेफिनेशन होगी, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इसके संबंधित जो भी डेरिवेशन है वो अपन कल की क्लास में कवर करें, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। लास्ट क्लास अपनी चल रही थी पाचन के बारे में, पाचन या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये क्लास अपनी चल रही थी। पिछली क्लास में अपन ने कुछ हद तक पाचन को समझने का प्रयास किया था। कुछ चीज़ें मैंने आपको पाचन के बारे में बता दी थी। आज अपन जो पाचन के मुख्य बिंदु हैं या टॉपिक्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके बारे में थोड़ा अपन डीपली अध्ययन करेंगे। तो क्या क्या मुख्य बिंदु रहते हैं अपने पाचन के, वो अपने को ध्यान से समझना है। पाचन की परिभाषा, पाचन के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स,
डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन, ये चीज़ें अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ते हैं पाचन के बारे में कुछ और डीपली। पाचन को मैं सारी प्रक्रियाओं से समझाऊं उससे पहले मैं आपको उसके आसपास का जितना भी नॉलेज, क्योंकि पूरा लेसन ही पाचन का बना हुआ है तो कोई मुख्य बात नहीं है, पूरा लेसन ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसको अपने को पूरा समझना है। लेकिन उससे पहले पाचन से रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपना एक्सप्लेनेशन जितना बड़ा होगा, जितना पाचन को अपन अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, उतना हम अच्छे से नंबर्स को गेन कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमें कैसे पाचन को एग्ज़ाम के अंदर अटेम्प्ट करना है, उस चीज़ के बारे में हमें देखना है। पाचन की प्रक्रिया में मुख्य आपने 5 स्टेप्स हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमारे कुल 5 स्टेप्स हैं। उन 5 स्टेप्स के अंदर मैं आपको पहले बता दूं, 5 स्टेप्स में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, अंतर्ग्रहण। जो हमारा भोजन है उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे एक रूप में तोड़ने के बाद उसको जब हमारे मुख में रखते हैं, मुंह, गुहा या बकल कैविटी के अंतर्गत जब हम उसे पहुंचाते हैं, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण या इंगेशन। जब उसको एक छोटे निवाले के रूप में तोड़ के मुंह के अंदर जब रखा जाता है, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इंगेशन। फिर दूसरी चीज़ आती है उसका अंतर्ग्रहण करने के बाद उसका पाचन। इस इंगेशन करने के बाद या अंतर्ग्रहण करने के बाद वो आपका फूड मटेरियल कई सारी ऑर्गेनल सिस्टम से होता हुआ बॉडी के अंदर एंटर करता है। आप जानते हैं मुख के अंदर क्या है, एक जीवा है, जीभ है, टंग है। उस टंग के अंदर हमारे अलग अलग टेस्टिस ग्लैंड्स होती हैं, अलग अलग टेस्ट ग्लैंड होती हैं। उस ग्लैंड्स के थ्रू अपन नमकीन, मीठा, कड़वा, खट्टा, इन सब का अलग अलग स्वाद का हम टेस्ट करते हैं, है ना। तो उन चीज़ों का पता हमारी जीभ के द्वारा लग जाता है। इसी मुख के अंदर, इस बकील कैविटी के अंदर हमारे एक टीथ सिस्टम है। अभी हम थोड़ी देर बाद उस टीथ सिस्टम को समझेंगे कि हमारे मुख के अंदर कौन से दांत हैं, कितने, किस प्रकार के हैं, ये सारी चीज़ें अभी अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 5 आपको मुख्य पद समझा दूँ, स्टेप समझा दूँ, जिसके द्वारा पूरा पाचन होगा। फर्स्ट अपना क्या है, इंगेशन या अंतर्ग्रहण। दूसरा आपका पाचन। तीसरा बिंदु जो आपका वो है अवशोषण। एब्जॉर्प्शन। क्या है तीसरा, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, किन अंगों के द्वारा होता है, कहाँ कहाँ से होता है, ये अपन जब मुख के अंदर निवाला जाता है तो लार ग्रंथियाँ मिलती हैं। लार ग्रंथियों में अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन होता है, माइलेज होता है ना, लाइगेज वगैरह एंजाइम जो स्टोमक से निकलते, कैसे कैसे कौन कौन से एंजाइम्स हमारे इस फूड के साथ मिलेंगे और अवशोषित करेंगे। और उस भोजन के पचने के बाद वो अवशोषण की प्रक्रिया कैसे होगी। अवशोषण मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन जब होता है या अवशोषण की प्रक्रिया जब होती है तो अवशोषण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जितना भी पचित भोजन है उसे हमें हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक तक पहुंचाना आवश्यक है। अगर वह पचित भोजन हमारे शरीर की विभिन्न सेल्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, उन सेल्स तक ये फूड मटेरियल या न्यूट्रिटिव मटेरियल जब तक नहीं जाएगा, हम हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं दे पाएंगे। तो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए ये फूड का अब्जॉर्प्शन होना या अवशोषण होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस फूड के द्वारा ही वह फूड हमारे लसिका या ब्लड में मिलने के बाद वो हमारे शरीर की अलग अलग सेल्स तक पहुंच जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण। चौथी बात आती है अपना अवशोषण के पश्चात जो मुख्य पॉइंट है वो है स्वांगीकरण। क्या था? स्वांगीकरण।
स्वांगीकरण मतलब क्या हो गया कि अवशोषण तो हो गया फूड का, वो ब्लड में मिल गया, रक्त के अंदर प्रवाहित भी हो गया, लसिका में मिल गया, लेकिन लसिका में जाने के बाद या ब्लड में जाने के बाद जब सेल्स तक पहुंचा तो उससे जो उसको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है कार्य करने के लिए, वो ऊर्जा जब मिलती है और उस ऊर्जा से जब कार्य किया जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण, कि उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो गया। फिर लास्ट आता है आपका बहिस्त्रवण। बहिस्त्रवण, बहिस्त्रवण क्या हो गया कि जब भोजन हमने किया, उसका पाचन हुआ, मुख्य जो भाग थे भोजन के, मुख्य जो घटक थे, घटक के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, ये जितने भी घटक होते हैं इनका सरल रूप में टूट के शरीर को मिलना ही पाचन है। ये बात को आपको मैंने पहली क्लास में समझा दी थी। तो बहिस्त्रवण में क्या आएगा कि जितने भी घटक थे हमारे भोजन के अंदर, उन घटकों को हमने ले लिया। तो अपन अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और क्या पढ़ रहे थे इसके बारे में, कुल 5 पद थे हमारे, 5 स्टेप्स थे। वो 5 स्टेप्स के अंदर अपन ने अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिस्त्रवण, लास्ट टॉपिक जो था वो बहिस्त्रवण का अपन ने पढ़ लिया था। बहिस्त्रवण का मैं बता रहा था आपको कि कुछ घटक जो हैं भोजन के, जिनको हमारे लेने के बाद कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, इनको जब हम अंदर शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है और इन घटकों को जब हम पचाव कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो घटक ब्लड के माध्यम से, लसिका के माध्यम से हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने के बाद वो हमारे शरीर को एक ऊर्जा दे देते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में जितना भी हमने खाया है, जितना भी हमारे शरीर में अंतर्ग्रहण हुआ है, वो सारा का सारा पच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपके पचने के बाद वेस्ट मटेरियल को बनाती होगी। तो शरीर के अंदर खाने के बाद या जो भी शरीर को हम दे रहे हैं, देने के बाद, पचित होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद, स्वांगीकरण होने के बाद कुछ पदार्थ शरीर का वेस्ट के रूप में भी निर्माण होता है। और उस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आपका 5वां जो टॉपिक था बहिस्त्रवण, कि बॉडी से बाहर त्यागना, ये बहिस्त्रवण, इसी प्रक्रिया को कहते हैं कि जो शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ नहीं है उसे शरीर से बाहर त्याग देना, चाहे वो मल के रूप में हो, चाहे वो मूत्र के रूप में हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो स्टूल हो। तो उनके लिए भी शरीर के अंदर अलग अलग तरह के हमारे ऑर्गेनल सिस्टम बने हुए हैं। तो ये मुख्यतः आपके 5 पद थे, 5 स्टेप्स थे जो पाचन में आपकी हेल्प करेंगे। पाचन में आपकी इस तरह से होता हुआ भोजन अंदर जाते हुए पचित होगा और वेस्ट के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये 5 आपके मुख्य बिंदु हो गए। अब इसी के अंतर्गत हम इस पाचन की प्रक्रिया को थोड़े और दूसरे रूप में भी देखते हैं कि हमारे शरीर की जो पाचन की प्रक्रिया है, उस पाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे क्या क्या होता है, कौन सी चीज़ें हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल रखती है। अगर इस पाचन को हम 2 भाग में बांट दें, देखो इस पाचन की प्रक्रिया को 2 भागों में बांट दें, तो 2 भाग कौन कौन से हो गए, जैसे एक तो हो गया आपका आहार नाल वाला भाग, कौन सा हो गया आपके, एक आहार नाल वाला भाग, और एक हो गया आपके पाचक ग्रंथियां। ये जितना भी अपन पढ़ रहे हैं, देखो पाचन के अभी इर्द गिर्द ही चल रहे हैं अपन। जितना भी पाचन से रिलेटेड मटेरियल है, जितना भी पाचन के काम में आने वाली चीज़ें हैं, वो सारी अपन आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि छोटी क्लासों में आपने इन चीज़ों का विस्तृत पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा है, पूरा एक डीपली अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको छोटी क्लास में नहीं बताई गई थी। वहाँ सीधा ही पाचन के कहाँ से चालू होता है, कहाँ खत्म होता है, कौन सी ग्रंथियाँ हैं, कौन से ऑर्गन है, वहाँ तक खत्म कर दिया। लेकिन अपन अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। देखो पहले बताया था पाचन की परिभाषा, उसके अंदर घटक जो थे वो घटक किस में टूटते हैं। फिर मैंने 5 पद बताया आपको, पाचन के कौन कौन से 5 पद थे जिसके थ्रू पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। फिर अपन देख रहे हैं पाचन किन किन विधियों द्वारा, एक तो आहार नाल के द्वारा और एक
पाचन ग्रंथियाँ। ये पाचक ग्रंथियाँ क्या हैं और आहार नाल कैसे काम करती है? एलिमेंट्री कैनाल है ना, आहार नाल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। और ये पाचक ग्रंथियाँ जो है वो पाचक ग्रंथियाँ क्या होगी आपके? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। आप जानते हो बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स हैं। कुछ ग्लैंड्स हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, कुछ ग्लैंड्स एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। ये ग्रंथियाँ कौन कौन सी प्रकार की होती हैं अभी अपन विस्तृत पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में कि ये ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है। ये ग्रंथियाँ अपना हार्मोन या अपने एंजाइम का स्त्राव कहाँ कहाँ करती हैं, शरीर ग्लैंड्स या नलिका के बाहर करती है या नलिका के अंतर्गत करती है, तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। पहले आहार नाल समझ लेते हैं या एलिमेंट्री कैनाल को समझ लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? आपने देखा होगा एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट है आपकी बॉडी के अंदर वो आपके बकल कैविटी से लेकर एनस तक के पार्ट को कहते हैं। क्या कहते हैं? बकल कैविटी से बकल कैविटी टू एनस तक का जो पार्ट है, यानी मुख गुहा यानी मुख से लेकर एनस तक का पार्ट जो है या गुदा तक का जो पार्ट है वो आपका आहार नाल कहलाता है। अब आहार नाल किसे कहते हैं कि बॉडी के अंदर हमारे लंबी पेशी युक्त कुंडलित एक नलिकाकार संरचना होती है। आहार नाल क्या है? हमारी बॉडी की लंबी कुंडलित पेशीय नलिकाकार एक संरचना होती है जिसे हम आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो आपके मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा द्वार तक जाती है। इसी के माध्यम से सारा भोजन अंदर घूमता रहता है, वो आपका आहार नाल है। अब आहार नाल स्टार्ट कहाँ से और अंत कहाँ से मैं लिख देता हूँ। इसका प्रारंभिक पार्ट या स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है अग्रभाग जिसे बोलते हैं अपन मुख, तो इसका क्या हो गया? अग्रभाग हो गया। और दूसरा भाग जो है इसका जिसे अपन एंड कहेंगे गुदा द्वार, ये आपका अंतिम भाग हो गया। तो ये आहार नाल, इसकी परिभाषा के तौर पर अपन लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं? लंबी पेशीय कुंडलित नलिकाकार संरचना को या सर्कुलेटेड ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहेंगे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा? मुख से, और ख़त्म कहाँ हो रही है? गुदा तक यानी एनस तक ये जाके ख़त्म हो रही है ना। तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मुख के अंदर मुख जीवा आएगी, ग्रसनी आएगी, ग्रसिका आएगी, इसोफेगस आएगा, आमाशय आएगा, छोटी आंत आएगी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। ठीक है, ये सारे पार्ट आपके आहार नाल के कहलाए जाएंगे। दूसरा अपन मेन टॉपिक पढ़ते हैं अपन पाचक ग्रंथियाँ। ये पाचक ग्रंथियाँ क्या हैं? जो आपके भोजन के साथ साथ कुछ एंजाइम को मिलाती हैं। ये एंजाइम जब उस भोजन के अंदर मिलेंगे तो ही जाके इस भोजन का पचाव होगा, अन्यथा वो भोजन हमारा सारा किस में बदल जाएगा? मल के रूप में यानी व्यर्थ पदार्थ के रूप में शरीर से निकल जाएगा। तो हमारे शरीर को वो भोज्य पदार्थ मिले, उसके घटक मिले, इसके लिए सबसे उपयोगी सबसे ज़रूरी बात क्या है? ये पाचक ग्रंथियाँ, जिससे पाचक जूस निकलते हैं, जिससे पाचक रस निकलते हैं, और वही पाचक रस क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। हमने परिभाषा में भी पढ़ा था। परिभाषा में क्या पढ़ा था अपन ने? कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में अपघटन होता है। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में अवशोषित करना एंजाइमों की सहायता से, उसे हम पाचन कहते हैं। तो ये पाचक ग्रंथियाँ कुछ पाचक जूस निकालती हैं, कुछ पाचक रस का निर्माण करती हैं, कुछ पाचक रस निकालती हैं। उन पाचक रसों को अपन पढ़ेंगे। और ये पाचक ग्रंथियाँ या पाचन ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं अपन अभी देख लेते हैं। स्त्राव के आधार पर इन पाचक ग्रंथियों को हमने क्या किया है? 3 मुख्य भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 3 मुख्य भागों में इसको बांट रखा है। ये पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी देखते हैं अपन। एक तो होती है बहिस्त्रावी,
स्त्रावी, एक होती है अंतःस्त्रावी और दूसरी होती है मिश्रित। तो ये बहिस्त्रावी, अंतःस्त्रावी और मिश्रित प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं, पाचक ग्रंथियाँ, ये हमारे शरीर में कैसे कैसे कार्य करती हैं, कहाँ अपना एंजाइम सीक्रेट करती हैं, ये अब आप अगली क्लास में इसके बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। गुड बाय। Good morning students, welcome to the class. Our today's topic is matrix. मैट्रिक्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले से पढ़ चुके हैं। अब हमारी बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। तो व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो हमको ऑलरेडी आता ही है। अब यहाँ पर क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में कंडीशन था कि नंबर ऑफ जो ऑर्डर था दोनों का ही सेम है, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है, इफ़ A इज इक्वल टू, नॉर्मल फॉर्मेट लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, AIJ जिसका ऑर्डर है m/n, और कोई दूसरी मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू AIJ P क्रॉस Q, ठीक है। इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, A इंटू बी करना है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है। फर्स्ट थिंग, इससे पहले भी अगर आप समझना चाहें तो जैसा हम जानते हैं मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या होता है, हमको पता है कि ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने पर अगेन एक मैट्रिक्स ही मिलने वाली है हमको, जिसका कोई ना कोई तो ऑर्डर होना ही है। तब जो भी मैट्रिक्स आएगी, अभी मुझे नहीं पता कि कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, बट नॉर्मल अगर जो हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में, वो क्या लिखते हैं, A11 A12, मान लेते हैं 2/2 का है ये, और A21 A22। तो इसमें लिखने का तरीका क्या रहता है, A11, तो फर्स्ट में ये जो 1 है वो किसको बता रहा है, रो को, और जो सेकंड 1 है वो बता रहा है कॉलम को। तो हमेशा हम प्रेफर करते हैं फर्स्टली रो को, देन आती है कॉलम। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम कंडीशन होती है। अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये कोई मैट्रिक्स है, मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको इस तरीके से, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमको शुरुआत रो से ही करनी है। फर्स्ट में रो आएगा, देन कॉलम आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में रो आएगा और सेकंड का कॉलम आएगा। तो कहने का मतलब, अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो क्या तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पर ये रो हो गई, ये कॉलम्स हो गए। अब मल्टीप्लिकेशन की भी यहाँ पर एक कंडीशन आती है। अब कंडीशन क्या होती है, जैसे फर्स्ट हमने कहा था AIJ M क्रॉस N है, B हमने लिया है BIJ P क्रॉस Q है। तो ये जो नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी A इंटू बी की, तो वो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, जो इसके ऑर्डर से M क्रॉस N, और यहाँ क्या लिखा है P क्रॉस Q। तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा अगर तो ये जो नंबर है, यानी कि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड जो भी मैट्रिक्स है जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है उसका नंबर ऑफ रो, ये दोनों चीज़ें अगर तो सिमिलर आएगी तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट कोई मैट्रिक्स लिए हमने 2/3 की, एंड द सेकंड इज 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं, बोथ आर सेम, फर्स्ट का नंबर ऑफ रो
नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है सेकंड के नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो होगा 2/2। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। एक मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे है। जैसे कोई मैट्रिक्स ले ली, A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स मैंने ली है 3/2 ऑर्डर की, और B इज इक्वल टू लिया है ये ली मैंने 2/2 की मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करने को कहा तो सबसे पहला काम क्या, उसका ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर में भी क्या, ये जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है दैट शुड बी सेम। अगर दोनों सेम है तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना यहाँ पर स्टार्ट में ही हम कह देंगे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। अब ये 2 है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3/2। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं A इंटू की B कर रहे हैं, या क्रॉस वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, दैट्स इट। A इंटू B इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमने कहा सबसे पहले रो ली जाती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो पे क्या एलिमेंट्स हैं, 1 and 3। तो रो यहाँ पर देखा हमने 1, कॉलम है तो यहाँ पर 1, ये 1 हमको मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया 6। नाउ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो गया 12। अब अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई भी तो बाकी है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ईच रो का मल्टीप्लिकेशन ईच कॉलम से होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ, देन सेकंड कॉलम यहाँ पर जो आएगा वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 2 ये हो गया 2, 3 इंटू 1 3 प्लस का 3 है तो मैंने यहाँ पर +3 लिखा है। अब नाउ हमको ऑर्डर ऑलरेडी पता है, 3/2 की मैट्रिक्स हमारी बनने वाली, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 3 आने वाली, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 3 है। अब आती है सेकंड नंबर रो, तो इसका काम शुरू होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 5 6 मल्टीप्लाई होगा 6 4 से, तो 5 का मल्टीप्लाई 6 से हुआ तो कितना हुआ 30, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, और यहाँ पर 5 6 सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, प्लस 6 इंटू 1 6। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ईच कॉलम से उसका मल्टीप्लाई होगा, ईच रो का मल्टीप्लिकेशन ईच कॉलम से हम करेंगे। 2 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 12, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। अब बचा क्या है, सेकंड कॉलम बचा हुआ है, तो ये जो थर्ड रो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया है ये 6 + 12 कितना हो गया 18, 5 यहाँ पर हो जाएगा 54, नेक्स्ट इज 16, ये हो गया 28 और 28, नेक्स्ट इज 8। तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आई हुआ है ये है 3/2, नंबर ऑफ रोज इज 3 and 2 आर द कॉलम्स। तो 3/2 की मल्टीप्लिकेशन के बाद एक मैट्रिक्स आई है। इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा,
इसके लिए बस ये है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको ट्राई करके देख लेना है कि वो आपसे हो रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पर जैसे मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या रहेगा, ईच रो को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईच कॉलम से। और एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड के नंबर ऑफ रोज के। तो वो जो कॉमन पार्टर है वो हटा करके जो ऑर्डर बचा है वो आपका फाइनल ऑर्डर होगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका। अब इसके बाद बात करते हैं हम, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें एक और चीज़ आती है जब हम कहते हैं कि कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल है। व्हेन वी से एनी मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू बी, ए इक्वल है बी के, तो वो इक्वल कब पॉसिबल है? तो वैसे तो कह दिया कि ए इज़ इक्वल टू बी, मतलब है इक्वल होने के साथ अगर तो उसका ऑर्डर सेम है। फर्स्ट थिंग वो इक्वल तभी होगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। a इज़ इक्वल टू बी, ऑर्डर ऑफ a इज़ इक्वल टू बी, ऑर्डर्स भी इक्वल है। उस कंडीशन में दोनों ही मैट्रिसेस के ईच एलिमेंट एक दूसरे की इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से a इज़ इक्वल टू b, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2×2 की मैट्रिक्स है मान लेते हैं, 2×2 की मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट्स अभी लिखे नहीं मैंने, a11 a12 a21 a22 b11 b12 b21 एंड b22। अब यहाँ पर अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल बता रखी, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल बता रखी है और उनके ऑर्डर भी सेम है, इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब a11 इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, इसका मतलब a11 शुड बी इक्वल टू b11, a12 इज इक्वल टू b12। सिमिलरली सारे चीज़ें a21 शुड बी इक्वल टू b21, a22 इज इक्वल टू b22। इसी तरीके से ये तो हो गई। इसके बाद अगर आपको कहा जाए कि मैट्रिक्स a इज इक्वल टू b है और कुछ इस तरीके से दे दिया आपको, कोई भी मैट्रिक्स है रैंडम सा, that is equal to ओके। अब यहाँ पर मैंने रैंडम सा कोई मैट्रिक्स लिख दिया, इसका ऑर्डर है 2×2, दिस इज ऑल्सो 2×2। दोनों को देखा मैंने, मैट्रिसेस इक्वल दे रखी है, साथ में ऑर्डर भी सेम है। दोनों चीज़ें तभी पॉसिबल है, ऑर्डर सेम होगा तभी वो इक्वल का पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ पर ऑर्डर डिफरेंट होता तो यहाँ इक्वल का साइन भी नहीं होता। तो ये दो चीज़ें तो हमेशा इक्वल होगी, ऑर्डर सेम, ये तीनों चीज़ें साथ में चलती है, ऑर्डर, मैट्रिसेस और थर्ड चीज़ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। दो मैट्रिसेस आर इक्वल, दैट मीन्स दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, और थर्ड चीज़ उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों इक्वल दे रखे और मैं आपसे पूछूं कि p और q का वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे यहाँ पर? तो दोनों को हमने देखा 2×2 का मैट्रिक्स इक्वल है, दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर देखते हैं हम p और यहाँ पर क्या है 10, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, मतलब ये इक्वल तभी पॉसिबल है जब इस p की जगह पर ये बैठा हो। इसका मतलब दोनों को कंपेयर करके पता चला p इज इक्वल टू 10 और 9 की जगह पर 9 है, 6 की जगह पर q है, तो q की वैल्यू क्या हो गई 6। इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, यहाँ से हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ तक जो आपने पढ़ा है देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपको सॉल्व करने, उसमें कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।